अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर। मतलब कोई भी कैपेसिटर जब चार्ज किया जाता है तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, टारगेट समझ में आ गया। तो ये कोई कैपेसिटर हमने एज्यूम किया हुआ है, मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस है C और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इसको। ये कोई बैटरी है और ऊपर वाली जो प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नीचे वाली जो प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, इस बैटरी को इस कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे, आप क्या देखोगे कि जो ऊपर वाली प्लेट है कैपेसिटर की उसके ऊपर शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है और ये किससे कनेक्ट होगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ से ये चार्ज लेना स्टार्ट कर देगी, इसके ऊपर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में जब तक ये कैपेसिटर चार्ज नहीं है इसकी दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल कितना है, 0 0। पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया हमने देखा कि ये वाली जो प्लेट है इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, तो इधर से चार्ज इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, यानी स्मॉल क्वांटिटी डी क्यू ऐसा करके चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। इधर से डी क्यू चार्ज आएगा, फिर और डी क्यू चार्ज आएगा, इस तरीके से चार्ज आता रहेगा। तो क्या चीज आ रही है इसके ऊपर, डी क्यू ऐसा करके चार्ज आता जा रहा है। तो ये धीरे धीरे चार्ज होता जाएगा यहाँ पे, है ना। जैसे जैसे ये चार्ज होगा ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता जाएगा। कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इस प्लेट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर वाली सरफेस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जो लोअर सरफेस है प्लेट की उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसका अपोजिट यानी कि पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 0 था ना, ये तो इंड्यूस चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ऊपर वाली सरफेस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और नीचे वाली सरफेस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन होगी यहाँ पे, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे डीक्यू चार्ज आता रहेगा, इधर से डीक्यू चार्ज आता रहेगा और ये कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज होता जाएगा। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा इसकी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज कोई भी कंडक्टर स्टोर करता है उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। इस तरीके से ये क्या बनना स्टार्ट हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। मान लो कि अभी इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ चुका है स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू। जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ऊपर वाली प्लेट अभी पूरा चार्ज नहीं हुई है, इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है और नीचे वाली प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया होगा। तो याद करो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। V इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटर के लिए, V इक्वल टू क्यू बाई सी। अभी चार्ज कितना है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, स्मॉल क्यू। कैपेसिटेंस कितना है इसका, C, है ना। तो इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी के बराबर होगा। समझ में आई ये बात। अब कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज हो रहा है, तो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऊपर वाली प्लेट पे, ये आने वाले नए चार्ज को रिपेल करेगा। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अगला आने वाला चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो ये वाला जो चार्ज है ये क्या करेगा, आने वाले नए चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। तो उस रिपल्शन के अपोजिट, जो रिपल्शन फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, उस रिपल्शन के अपोजिट अगर बैटरी को इस डीक्यू चार्ज को इस प्लेट के ऊपर स्टोर करना है, ले जाके स्टोर करना है, तो कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा। कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो वर्क और चार्ज उनके बीच में ये रिलेशन होता है, VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q। फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर किसी Q चार्ज को किसी A पॉइंट से B पॉइंट तक आप लेके जाते हो, कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हो, A से B पॉइंट की तरफ लेके जाते हो, और A पॉइंट और B पॉइंट का पोटेंशियल आपको पहले से पता है, मान लो VA और VB।
तो उनके बीच में चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को अगर चार्ज से डिवाइड करोगे तो वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। ये रिलेशन है यहाँ पे। तो यहाँ से हम डब्ल्यू ए बी यानी कि उस वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं जो चार्ज को मूव करने के लिए करना पड़ेगा। अभी क्या आपको पता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पता है, देखो V इक्वल टू क्यू बाई सी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें ये कैलकुलेट करना है कि जब ये डी क्यू चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो चार्ज की वैल्यू कितनी लेनी है? ये कौन सा चार्ज होता है जिसको मूव किया जाता है? कौन सा चार्ज है जिसको मूव कर रहे हैं? डी क्यू। तो इसकी जगह डी क्यू पुट कर देंगे। और डी क्यू चार्ज क्योंकि छोटा सा है तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो भी छोटा सा होगा, इसलिए डब्ल्यू ए बी को क्या लिख देंगे? डी डब्ल्यू लिख देंगे। डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल वर्क। और वी बी माइनस वी ए का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में? V। ठीक है, अभी इतना। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। वी बी माइनस वी ए का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V के बराबर है, इस V के बराबर। अगली स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे। डब्ल्यू ए बी की जगह क्या लिखना है? डी डब्ल्यू। चार्ज कौन सा लेके जा रहे हो? डी क्यू, जिसको स्टोर करना है। ये लो जी। तो बताओ, इससे अपने पास में डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया? डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया V इंटू डी क्यू। क्या आ गया अपने पास में? V इंटू डी क्यू। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे V की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से उठा के। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? Q बाई सी इंटू डी क्यू। तो एक स्मॉल चार्ज डी क्यू को बैटरी से लेके प्लेट्स के ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू के बराबर होगा। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि इस कैपेसिटर को पूरा चार्ज करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। शुरुआत में चार्ज कितना था प्लेट्स के ऊपर? 0। और बाद में मान लो ये जब पूरा चार्ज होगा, फुली चार्ज होगा, तो उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ चुका होगा कैपिटल क्यू और माइनस कैपिटल क्यू। तो 0 से कैपिटल क्यू तक चार्ज करना है, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? उसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगानी है? 0 से कैपिटल क्यू। भाई कहाँ से कहाँ तक चार्ज करना है इसको? 0 से कैपिटल क्यू तक चार्ज करना है। ये तो बीच में हमने चेक किया था जब इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका था, थोड़ा सा ये चार्ज हो चुका है, पूरा चार्ज नहीं हुआ अभी। पूरा चार्ज होगा तब कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर फाइनली? कैपिटल क्यू। तो 0 से कैपिटल क्यू के लिए हमको इंटीग्रेशन करना है ताकि हम उस टोटल वर्क को कैलकुलेट कर लें जो हमको करना पड़ेगा। सी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको तो अलग कर लिया। क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्यू स्क्वायर बाई 2। 0 से क्यू की लिमिट लगा दी। आंसर क्या आएगा? 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। क्योंकि जब आप इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट पे ये 0 बन जाएगा। तो 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी क्या बन, क्यू स्क्वायर बाई 2 क्या बन गया? W इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी बन गया। ये वो वर्क है जो हमको करना पड़ा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ा वो कितना है? किसके बराबर है? 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी के बराबर है। ठीक है, हमको एक चीज पता है कि जब भी हम किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो वो सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आपने एक्सटर्नली जो भी वर्क किया होगा वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया होगा। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर आपको पूछा जाए कि कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर करी, तो यही एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का फॉर्मूला बन गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को दो और तरीके से लिख सकते हो। कैसे? हमको कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? CV। फाइनली जब ये पूरा चार्ज हो चुका होगा तो इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V आ चुका होगा और टोटल जो चार्ज आ चुका होगा इसकी प्लेट्स के ऊपर वो होगा कैपिटल Q। तो ये रिलेशन हमको पहले से पता है, इस रिलेशन को यूज करो। अब बताओ कि Q की जगह अगर मैं CV पुट कर दूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C कैंसिल हो गया, क्या आएगा? हाफ CV स्क्वायर। और अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर अब जो फॉर्मूला है उसमें C की जगह Q अपॉन V पुट कर दूं यहां से, तो Q अपॉन V पुट करोगे तो एक V कैंसिल होके क्या बन जाएगा? हाफ Q इंटू V बन जाएगा। आया समझ में? तो देखो तीन फॉर्मूले अपने पास आ गए। जैसा डेटा क्वेश्चन में दे रखा होगा वैसा फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया Q और C, तो ये फॉर्मूला यूज करके एनर्जी कैलकुलेट कर लो। अगर आपको Q और V दे दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। अगर C और V दे दिया तो
ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो जैसा डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करके पता लगा लेंगे कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर ने स्टोर करी है। क्लियर है एकदम। एक चीज याद रखनी कि जब भी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो जितनी एनर्जी ये बैटरी से लेगा या वोल्टेज सोर्स से लेगा, पूरी की पूरी एनर्जी ये स्टोर नहीं कर पाता। पूरी की पूरी जितनी एनर्जी ली गई है उतनी स्टोर नहीं कर पाता। कैसे? इसी फॉर्मूले को मैं फुल्ली चार्ज कैपेसिटर के लिए लगाता हूँ, देखते हैं वर्क कितना आता है। देखते हैं ये कि कितनी एनर्जी इसने बैटरी से ली है। VB माइनस VA का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। WAB का मतलब वो वर्क जो आपने किया होगा, W वर्क किया मान लो। Q वो चार्ज है जिसको स्टोर किया है फाइनली, कैपिटल Q। तो इससे W इक्वल टू क्या आया बोलो? Q इंटू V के बराबर आया। लेकिन आपने जो आंसर कैलकुलेट किया है उसमें देखो क्या आ रहा है, हाफ Q इंटू V आ रहा है, मतलब उससे आधी एनर्जी स्टोर कर पाया ही। तो अगर बैटरी से इतनी एनर्जी खींची गई है, इतना वर्क टोटल करवाया गया है और सिर्फ आधा वर्क ही इसके अंदर स्टोर हुआ है, तो बाकी आधा वर्क कहाँ गया फिर? तो बाकी आधा वर्क कहाँ गया? तो जब कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो इन वायर्स के थ्रू करंट फ्लो होगा। चार्ज जब भी फ्लो होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। और इन वायर्स के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। इन वायर्स के रेजिस्टेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। तो जब ये वायर गर्म हो रहे होंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। जो एनर्जी टोटल ली गई है ना बैटरी से, वो पूरी की पूरी कैपेसिटी स्टोर नहीं कर पाया, उसका हाफ ही स्टोर कर पाया। तो बाकी हाफ एनर्जी कहाँ गई? हाफ एनर्जी इसने चार्ज होने में वेस्टेज कर दी, क्योंकि जब कनेक्टिंग वायर्स में जब करंट फ्लो होगा तो ये गर्म भी होंगे, हीट प्रोड्यूस होगी। किसी भी वायर में जब करंट फ्लो किया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक वायर को एक सेल के दोनों सिरों से जोड़ना, फिर देखना थोड़ी देर बाद में वो वायर गर्म हो जाता है। कॉपर वायर लेना, उसको ऐसे कनेक्ट करके देखोगे ना, पतला सा कॉपर वायर लेके, तो आप देखोगे वो गर्म हो गया, मतलब हीट प्रोड्यूस हो गई। क्योंकि जब करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस में से तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो जितनी एनर्जी ली है हमने बैटरी से, वो पूरी की पूरी ये स्टोर नहीं कर पाया, उसका हाफ स्टोर कर लिया। हाफ एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर हीट की फॉर्म में रिलीज हो गई। ठीक है, तो इसलिए ये 1/2 वाला फैक्टर आता है फॉर्मूले के अंदर। नहीं तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा के इसी से वर्क कैलकुलेट करके बता देता आपको कि लो भाई टोटल वर्क कितना हुआ, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितनी होगी, Q इंटू V। लेकिन क्या ये सही आंसर है? नहीं, ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि हाफ एनर्जी का लॉस हो जाता है। प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आंसर ये आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा यूज करना है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर के लिए। ठीक है, क्लियर है? देख लो, कोई भी स्टेप में डाउट है पूछ लो इसमें। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ए 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर if another capacitor of 6 picofarad is connected in series with the same battery, then find the charge stored and potential difference across each capacitor। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसने क्या बोला कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 12 माइक्रोफेरेड, इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। तो उसको किससे कनेक्ट कर दिया? एक 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, समझ में आया? तो इसने पूछा है कि कितनी एनर्जी इसने स्टोर करी। तो पहला आंसर तो बिल्कुल इजी हो गया, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि C और V की वैल्यू गिवन है ना। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 1/2, C की वैल्यू 12, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, V की वैल्यू कितनी पुट करनी है 50, स्क्वायर कर देंगे। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। क्लियर है? कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, कर लोगे इसको कंप्लीट, छोटी सी कैलकुलेशन है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब इसने पूछा कि अगर हम इफ अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पिकोफेरेड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। अब देखो 12 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर था, उसके सीरीज में हमने क्या किया, एक दूसरा कैपेसिटर और कनेक्ट कर दिया और फिर सेम बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया। बैटरी कितने वोल्टेज की है यहाँ पे? 50 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ये वाली सिचुएशन है। तो ये मान लो C1 जो कि 12 माइक्रोफेरेड का था, अब इसके साथ C2 कनेक्ट हो चुका है जो कि 6 पिकोफेरेड। ठीक है जी, ये वाली सिचुएशन है। अब आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर।
हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो सी की वैल्यू तो दोनों के लिए पता है। अगर हमको वी पता चल जाए कि कितना कितना वोल्टेज इन दोनों के ऊपर होगा, V1 और V2 कितना होगा, तो फिर चार्ज की वैल्यू इजीली बताई जा सकती है, Q इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मूला लगा के। तो V कैलकुलेट करके देखेंगे। अब V कैसे कैलकुलेट करें? एक चीज बताओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होगा इनके लिए, क्या चीज सेम रहेगी? चार्ज की वैल्यू सेम होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? चार्ज सेम होता है। तो दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, यानी Q1 और Q2 ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं लिख देता हूँ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, लिख देते हैं इसको कि Q चार्ज है इन दोनों पे, मतलब कि दोनों के ऊपर Q चार्ज है, मतलब सेम चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे? हमारे पास में फॉर्मूला है V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो अगर इस फॉर्मूले को लगाते हुए मैं V1 बाई V2 कैलकुलेट करूं तो मुझे लिखना होगा Q बाई C1, और V2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? Q बाई C2। V इक्वल टू क्यू बाई सी कैपेसिटर के लिए। तो Q तो कैंसिल हो जाएगा और अपने पास ये रेशो किसके बराबर आएगा? C2 अपॉन C1 के बराबर। तो इससे एक चीज कंफर्म हो गई कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो इन पे जो वोल्टेज का रेशियो होगा वो इनके कैपेसिटेंस के अपोजिट रेशियो में होगा, उल्टा होगा उसका। देखो V1 अपॉन V2 किसके बराबर आया सॉल्व करने पे? C2 अपॉन C1 के बराबर आया। ये बात समझ में आई क्या? इसका मतलब जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पे वोल्टेज कम रहेगा, रिलेशन के अकॉर्डिंग। हमको टोटल वोल्टेज पता है कितना है, 50 वोल्ट। अब 50 वोल्ट को V1 और V2 ऐसा करके दो हिस्सों में बांटना है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है। इस पे V1 वोल्टेज होगा, इस पे V2 वोल्टेज होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होगा। अब टोटल वोल्टेज 50 को आपको इस रेशियो में डिवाइड करना है, C2 अपॉन C1 के रेशियो में, क्योंकि V1 और V2 का रेशियो क्या है? C2 अपॉन C1 के बराबर है। वैसे कितना है ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो V1 अपॉन V2 क्या आएगा बताओ? C2 कितना है यहाँ पे? इसको भी आप माइक्रो में ही पुट करो यहाँ पे। अभी क्या होगा? C2 अपॉन C1 क्या बन जाएगा? 6 इंटू 10⁻⁻6। और C1 क्या बन जाएगा? 12 इंटू 10⁻⁻6। तो ये 1/2 आ गया, सिंपल सा रेशो। V1 अपॉन V2 आ गया, तो उसके बाद में क्या करेंगे? हमको V1 फाइंड करना है सपोज। तो टोटल वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट। V1 का रेशियो कितना है? 1। तो टोटल वोल्टेज को V1 का जो भी रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या होगा? 1 + 2, यानी आएगा 50/3 वोल्ट। ठीक है, तो V1 इतना है और V2 कितना होगा? तो अगेन आपको किसी भी चीज को रेशियो में डिवाइड करना आता है क्या? कैसे करते हैं? टोटल वैल्यू इनटू, जैसे V2 का रेशियो कितना है वो देख लो, 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। रेशियो कितना? 1 और 2 है ना, तो 1 + 2 यानी कि 3 आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 100/3 वोल्ट। ये अपना सेकेंड वोल्टेज है। तो V1 भी आ गया, V2 भी आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? जैसे Q1 कैलकुलेट करना है तो मैं C1 V1 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। C1 कितना है? 12 माइक्रो फेरड। V1 कितना है? 50/3। कितना आएगा? यह आएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम। Q2 कितना आएगा? C2 कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻6। और V2 कितना है? 100/3। सॉल्व करोगे कितना आने वाला है? यह आएगा, सेम ही आना चाहिए था, सेम ही आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज अलग अलग आएगा, चार्ज की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, क्लियर एकदम? कुछ बातें आई क्या समझ में? तो किसने क्या बोला कि एक कैपेसिटर पहले सिंगल था, उसको चार्ज किया तो उसने कितनी एनर्जी स्टोर करी है वो निकालो। तो इसको भी निकाल लो अब चाहे। ये आएगा 150 इंटू 10⁻⁻4 जूल आएगा। और ये दोनों आंसर कैसे निकालें वो समझ में आए क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वोल्टेज का रेशियो निकाला। वोल्टेज का जो रेशियो अपने पास आएगा उसको हमने फिर 50 वोल्ट को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया। तो V1 भी आ गया, V2 भी आ गया, और उसके बाद में Q1 निकालना है तो C1 V1 वाला फॉर्मूला लगा दिया, और Q2 फाइंड करना है तो C2 V2। वैसे Q1 आ गया तो Q2 आप सीधा भी लिख सकते हो
कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम होती है, तो जितना Q1 है उतना ही क्या होगा, Q2 होगा, ऐसे। ठीक है।